हेलो बच्चों, आप सभी 11th के बच्चों को मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने लास्ट वीडियो में आपको अकाउंट्स, इको, बीएसटी का बेस बताया था। ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और ये तीनों सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग कैसे हैं, डिफरेंट कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का पहला चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है आपका क्लास 11th में अकाउंट्स का, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हम जो बुक रेफर करेंगे बच्चों, टीएस ग्रेवाल के बुक को हम रेफर करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम आपको अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, क्या होता है अकाउंट? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की भाषा होती है। बिजनेस में जहां पे करोड़ों रुपए की डील्स होती हैं, जहां पे कभी हजारों की भी डील होती है, जहां पे सामान खरीदे और बेचे जाते हैं, जहां पे सर्विस दी जाती है अलग अलग टाइप्स की, जैसे सैलून में हेयर कटिंग सर्विस, होटल में हॉस्पिटैलिटी सर्विस, प्रोडक्ट्स आलू प्याज खरीदना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदना हो, डेली के सामान कॉपी पेन टी शर्ट टॉप ये खरीदना हो। तो अकाउंट्स का मतलब है कि वो बिजनेस की भाषा होती है। जैसे अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बिना इंग्लिश लैंग्वेज को जाने आप अपने विचारों को, अपने ओपिनियन को आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लैंग्वेज इंग्लिश भी होता है, लैंग्वेज हिंदी भी होता है। मतलब आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आना चाहिए, वरना आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह बिजनेस का भी एक लैंग्वेज होता है, पर बिजनेस का एक ही लैंग्वेज होता है। नॉर्मल तो लैंग्वेज बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस का एक ही लैंग्वेज होता है, और वो क्या है बच्चों? अकाउंटिंग। कि किसको माल बेचा गया, कितने में सेल किया गया, क्रेडिट उधार में बेचा गया, कैश में बेचा गया, कैश में बेचेंगे तो उसका रूल क्या है, क्रेडिट में बेचेंगे तो उसका रूल क्या है, डिस्काउंट कितना देना चाहिए, प्रॉफिट कितना होगा, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। मतलब ये सारी चीजें जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं वो हमें अकाउंट्स में सीखने को मिलता है। मतलब अकाउंट से बिजनेस का ए टू जेड आपको समझ में आएगा। अकाउंट्स क्लास 11th का बिजनेस का नर्सरी है। जैसे बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो प्राइमरी से शुरू करता है, ABCD 1 2 3। तो 11th भी आपका बिजनेस का प्राइमरी है, जिसमें बिजनेस के सारे डिटेल्स, इंट्रिकेट डिटेल्स, डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करी जाती है, प्रोडक्ट के सेल्स को कैसे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजें आपको अकाउंटिंग में सिखाई जाएंगी। तो अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है, जिसके बिना बिजनेस करना समझना पॉसिबल नहीं है। अब डेफिनेशन इसकी अलग अलग है। जो बेस्ट डेफिनेशन है अकाउंट्स का वो ये है, इट इज द आर्ट। आर्ट मतलब कला, जैसे डांस, सिंगिंग, ये सब एक कला है, अ फॉर्म ऑफ आर्ट है। अब डांसिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, है ना, कोई भरतनाट्यम, क्लासिकल, कोई हिप हॉप, कोई जैज। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये सब आर्ट्स के फॉर्म में, अकाउंटिंग भी एक कला है, एक आर्ट है कि कैसे आप अकाउंट्स को सीखते हैं, कैसे उसको डेली लाइफ में अपने बिजनेस में यूज करते हैं। ये एक आर्ट है जिसमें आपको बताया जाता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने यहां पे लिख दिया है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो अपने सप्लायर से माल उठाना हो, सप्लायर, अब जैसे मान लीजिए मेरे राशन की दुकान है, अब मैं यहाँ पे अपने राशन की दुकान में आलू प्याज बेच रहा हूं, तो मैंने वो आलू प्याज अपने सप्लायर से उठाया होगा। वो सप्लायर या तो मुझे उधार में माल देगा या कैश में माल देगा। तो सप्लायर से माल उठाना हो, ठीक है, अपने वर्कर को सैलरी देना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, जिस जगह पे दुकान अगर वो किराए में है तो उसका रेंट देना हो, ठीक है, जो सामान हमने दिन भर में बेचा उससे कितना पैसा आया, ये सारी चीजें को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग। उसके बाद क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करना। जैसे अगर आपने कुछ कैश में बेचा है
तो उसको अलग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने सामान उधार में बेचा है तो उसको डेटर बुक, यानी कि जिसको जिसको उधार में बेचा है उसका नाम अलग कॉपी में रहेगा। अब मान लीजिए मोहन के साथ 5,000 का उधार है तो मोहन का कॉपी अलग रहेगा। रोहन के साथ हमारा 20,000 का उधारी है तो उसका अलग अकाउंट रहेगा। अगर दोनों को एक ही कॉपी में लिख देंगे, एक ही रिकॉर्ड में, तो गड़बड़ है। आप लोग 10th में अभी मैथ साइंस एसएसटी पढ़ के आए, अगर एक ही कॉपी में मैथ साइंस एसएसटी लिखेंगे गड़बड़ होगा। एग्जाम के समय जब आप ढूंढने जाएंगे मैथ्स का सोल्यूशन देखना है, कहां ढूंढूं मैं। लेकिन अगर सेपरेट कॉपीज होंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स को मैथ्स वाले कॉपी में देखेंगे, साइंस को साइंस वाली में देखेंगे, एसएसटी को एसएसटी वाली में देखेंगे। ठीक उसी तरह जो ट्रांजैक्शंस है उनको क्लासिफाई करना भी जरूरी है। मतलब ये सप्लायर का बुक जिसमें ये रिकॉर्ड रहेगा कि सप्लायर से हमने कितना कितना कब कब माल उठाया है। कस्टमर बुक जिसमें सभी कस्टमर्स के नाम लिखे होंगे कि हमने किस कस्टमर से कितने कितने उधार में माल बेचा है। तो रिकॉर्ड्स को क्लासिफाई करना, सेल्स बुक अलग, परचेज बुक अलग, ये सब रिकॉर्ड करके उसको अलग अलग लिखना भी जरूरी है। ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। एंड समराइजिंग, और लास्ट में क्या करना होता है बच्चों, समराइजिंग। जैसे कोई बड़ा सा लेसन आपने पढ़ा, उसका समरी आपने लिख दिया शॉर्ट में, तो समरी में पूरे लेसन का एसेंस आ गया। तो अकाउंट्स में भी लास्ट में समराइज करते हैं, समराइज करके फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें चेक करते हैं कि पिछले एक साल में कितना प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ, किस प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा नहीं हुई, किस प्रोडक्ट को हमें बिजनेस बंद कर देना है। ये सारी चीजों को समराइज में हम लिखेंगे। फाइनल अकाउंट्स जो आप आने वाले लेसन्स में डिटेल में पढ़ोगे। समराइज का मतलब सारे सेल्स जो हुए उन सेल्स को देखना पड़ेगा, कितने खर्चे हुए उसे देखने पड़ेंगे, और इन सभी चीजों को रिकॉर्ड्स में रखना पड़ेगा, जिन रिकॉर्ड्स को कहते हैं फाइनल अकाउंट। जैसे आपने 10th में या 9th में जो भी पढ़ाई की उसका लास्ट में आपको क्या मिलता है बच्चों, मार्कशीट मिलती है। उस मार्कशीट में पूरा समराइज होता है साल भर के आपके परफॉर्मेंस का, कि आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म किया, एनुअल में कैसा परफॉर्म किया। ठीक उसी तरह अकाउंट्स में जो समराइज होती है लास्ट में, उसमें सभी डिटेल्स को एक फाइनल अकाउंट में नोट किया जाता है, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसको समराइज करते हैं। ये सारी चीजों को एक अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में लाके देखना, ठीक है, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, एंड इंटरप्रेटिंग देम, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना। जैसे मान लो एक राशन की दुकान है उस राशन की दुकान में देखा गया राजमा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है और जो सोयाबीन है उसके सेल्स नहीं हो रहे, तो उसको इंटरप्रेट करेगा। वो बोलेगा राजमा की सेल्स तो बहुत ज्यादा है, मैं एक काम करता हूं, अगले अकाउंटिंग ईयर से, अगले साल से मैं और राजमा मंगवाऊंगा, ताकि राजमा की सेल्स बढ़ रही है तो मुझे उसका प्रॉफिट हो, और सोयाबीन बिक नहीं रहा है तो मैं उसका लाना बंद कर दूंगा। जैसे आप भी दुकान जाते, कई बार दुकान वाला बोलता है पोसाई नहीं पड़ता, इसका क्या मतलब है कि उसकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही है तो उस प्रोडक्ट को उसने दुकान में रखना बंद कर दिया। इसी को इंटरप्रेटिंग कहते हैं। जो बिजनेसमैन है तो वो इंटरप्रेट करते हैं कि एक साल के अंदर जो लास्ट ईयर था, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में जनरली बिजनेस वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इस पर्टिकुलर साल में जो लास्ट ईयर था, जब अप्रैल आता है तो वो पिछले साल को देख के स्टडी करते हैं और समझते हैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका, कौन सा प्रोडक्ट कम बिका, किस में प्रॉफिट हो रहा है, किस में लॉस हो रहा है। जैसे एक मिठाई की दुकान है, अब मिठाई की दुकान में कई सारी वैरायटी होती है। अब उसने देखा कि रसगुल्ला और गुलाब जामुन सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं और बाकी की जो मिठाइयां हैं वो उतनी सेल नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा, अगले साल से रसगुल्ले और गुलाब जामुन में ज्यादा फोकस करेगा और ज्यादा वैरायटी बनेगा, क्योंकि उसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। और जो बाकी मिठाइयां जो उतनी सेल नहीं हो रही है, या तो उसको बनाना बंद कर देगा या उसको क्वांटिटी को रखने को कम कर देगा, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरप्रेट। जैसे आप अपने रिजल्ट को देखते हैं कि मैथ्स में बहुत शानदार आया है, बढ़िया, इंग्लिश में हमारे नंबर थोड़े कम है तो इंग्लिश में और मेहनत करनी है अगले साल। तो जैसे आप अपने मार्कशीट को देख के अपने नेक्स्ट ईयर को डिसाइड करते हो कि करना क्या, अगले साल में किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है,
ठीक उसी तरह बिजनेसमैन इंटरप्रेट करते हैं कि उस बिजनेस में उनको लास्ट ईयर में किस में प्रॉफिट हुआ, किस में लॉस हुआ, किस में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें। और फिर लास्ट में कम्युनिकेटिंग देम टू यूजर्स। कम्युनिकेट करना मतलब आपको गवर्नमेंट को बताना होगा अपना प्रॉफिट, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें टैक्स कैलकुलेट करेगा। आपको अपने वर्कर्स को बताना पड़ेगा, बिकॉज आपके प्रॉफिट के हिसाब से वर्कर्स बोनस मांगेंगे। और आपको बैंक को भी बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो बैंक है, अगर आप बैंक से लोन मांगने जाएंगे तो वो बोलेगा भैया अपने बिजनेस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखाइए। अगर प्रॉफिट अच्छा है तो आपका लोन आराम से पास हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बैंक वाले आपको लोन देने से मना कर देंगे। क्यों? वो बोलेंगे यार लोन दे दूंगा, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है पिछले एक साल का, वो आपको अपने वर्कर्स को, अपने सप्लायर को, बैंक वालों को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ताकि उन लोग डिसाइड करें कि सरकार ये डिसाइड करे टैक्स कितना लेना है, वर्कर्स ये डिसाइड करे बोनस कितना लेना है। ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा बोनस डिमांड करेंगे, प्रॉफिट कम है तो वर्कर्स बोनस की डिमांड कम करेंगे या करेंगे ही नहीं। इसके अलावा सप्लायर, सप्लायर अगर देख रहा है कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है तो सप्लायर आपको लगातार क्रेडिट में, उधार में माल की सप्लाई करेगा। अगर मेरा राशन दुकान में लगातार प्रॉफिट हो रहा है, आलू प्याज बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बिक रहा है, तो मेरे को मेरा सप्लायर उधार में माल की सप्लाई करेगा। और बैंक वाले भी मुझे आसानी से लोन दे देंगे। अगर मैं बैंक से लोन मांगने जाता हूं तो मेरे को 2-3 राशन दुकान और खोलना है और मेरे को उसके लिए लोन चाहिए, तो बैंक वाले बोलेंगे आप बताइए पिछले राशन दुकान में आपको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, तो मुझे उसको अपना रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अकाउंटिंग। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उनको क्लासिफाई करना, कैश में कौन सा जाएगा, क्रेडिट में कौन सा जाएगा, सेल्स कौन सा है, परचेज कौन सा है, कौन कौन सा क्रेडिट में उधार में गया, कौन कौन सा कैश में पेमेंट हुआ। उसके बाद सारे रिकॉर्ड्स को फाइनल अकाउंट्स में समराइज करना, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना, उसको स्टडी करके डिसाइड करना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस है ना। और फिर बिजनेस यूजर्स को जो हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो वर्कर्स हो, बैंक हो या फिर गवर्नमेंट हो, ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बच्चों? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अभी जैसे बच्चों गर्मी का मौसम आया है, अभी जितने भी अग्रवाल से, जितने भी सिंधी हैं, जो कोरबा की बिजनेस कम्युनिटी है, वे अपने दुकानों के बाहर, जो उनके शॉप है उनके बाहर एक प्याऊ रखते हैं। प्याऊ मतलब जिससे लोगों को पानी की प्यास मिलती है। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि इन लोगों ने गर्मी में पानी पिला रहे हैं। क्या वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। वो पानी तो प्यासों को पिलाने के लिए रखा गया है, एक तरह का पुण्य है, एक तरह की चैरिटी है, एक तरह का सोशल वर्क है। क्या वो कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, आइडेंटिफिकेशन में? नहीं, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। हाँ, दुकान ने अपने लिए, अपनी दुकान में अपने कस्टमर के अच्छे के लिए 4 एसी लगवाई, तो वो जो एसी का जो खर्चा है, क्या वो अकाउंटिंग में आएगा? यस, क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। वो चारों एसी दुकान में लगाए गए कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर एसी में आराम से आके दुकान में खरीदारी कर सके, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, किसमें पैसे का लेन देन हुआ है। वो जो पानी का घड़ा रखा गया लोगों को पानी पिलाने के लिए, जो शरबत रखे गए शरबत पिलाने के लिए, क्या उसमें आप अपने लोगों से पैसे ले रहे हैं? क्या उसमें पैसों का लेन देन हो रहा है? नहीं, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई शरबत की दुकान है और वहां पे शरबत बेच के वो पैसे कमा रहा है, तो वो जरूर बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, क्या पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं, क्या फाइनेंस, पैसे का उसमें लेना देना है कि नहीं, क्या वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के लिए किया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप वर्कर को सैलरी दे रहे हैं, यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आप अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा, यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चैरिटी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद मेजरिंग। अब जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको मनी में मेजर करना पड़ेगा। जैसे
कितने के कितने रुपए के शरबत बेचे गए, कितने रुपए की मिठाइयां बेची गई, वर्कर्स को कितनी रुपए की सैलरी दी गई, कितने रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा गया। मतलब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको मनी में मेजर करना पड़ेगा। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन वही है जो मनी में मेजर हो, जो बिजनेस के लिए किया जाए, जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए, जो बिजनेस के खर्चे हैं। ठीक है, तो हर वो चीज को हमें मनी में क्या करना पड़ेगा, मेजर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं मनी में, यस वो मनी में मेजर होगा। वर्कर को सैलरी दे रहे क्या वो मनी में मेजर होगा, यस मनी में मेजर होगा। सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं क्या वो मनी में मेजर होगा, यस मनी में मेजर होगा। ठीक है, तो मनी में उसको मेजर करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन बॉन्ड्स, मेरे दोस्त के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, क्या उसको मनी में मेजर कर सकते हैं, नहीं। तो क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, नहीं। मेरा वर्कर बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट है, क्या उसको मैं पैसे में मेजर कर सकता हूं, तो वो अकाउंट्स नहीं है। तो ह्यूमन बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप, बॉन्ड, रिलेशनशिप, लव, ये सब बिल्कुल भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मनी में मेजर किया नहीं जा सकता। ठीक है। थर्ड, रिकॉर्डिंग। इसके बाद रिकॉर्ड करना मैंने आपको बताया था। जनरली जो रिकॉर्डिंग होती है, जो आप फ्यूचर लेसन्स में, आने वाले लेसन में पढ़ेंगे, जर्नल में, लेजर में, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में करते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है इसके डिटेल्स हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करना जरूरी है। मतलब जैसा अभी स्कूल में अपनी फीस पटाए तो उसका रिकॉर्ड हुआ, एक कॉपी, एक रसीद आपके पास रहेगा और एक रसीद स्कूल वाले अपने पास रखेंगे, तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, प्रूफ, तो रिकॉर्डिंग करना। आप दुकान गए, कुछ सामान लिया, आपको बिल मिला, तो दुकान वाले ने रिकॉर्ड कर लिया, चाहे उधार में लीजिए चाहे कैश में लीजिए, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, पहले तो कॉपीज में होती थी, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड बेस्ड हो गया, आजकल कंप्यूटर में ही रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन आज भी कुछ दुकानों में कॉपी में मैनुअली रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद क्लासिफाइंग, मैंने आपको बता दिया बच्चों। मान लो मेरी राशन दुकान में 4 कस्टमर है, रोहन, मोहन, सोहन और राम। तो रोहन ने मेरे से कितना सामान उधार में लिया वो रोहन की कॉपी में लिखा होगा, मोहन ने मुझसे कितना सामान लिया वो मोहन के अकाउंट में लिखा जाएगा, राम ने मुझसे कितना सामान लिया वो राम के अकाउंट में लिखा जाएगा। मतलब क्लासिफाई करना जरूरी है। मेरे बिजनेस में कितना सेल्स हुआ, एक दिन में कितना सेल्स हुआ वो सेल्स में लिखा जाएगा, एक्सपेंस में लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वर्कर की सैलरी। अगर सबको मैं एक ही कॉपी में लिख दूं तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा, रिकॉर्ड्स को चेक करके एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर मेरी मिठाई की दुकान है तो उसमें भी क्लासिफाई होगा कि मैंने मिठाई बेच के कितने पैसे कमाए, मैंने जलेबी बेच के कितने पैसे कमाए, मेरे खर्चे कितने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना है, वर्कर की सैलरी कितनी है। इन सब को मुझे सेपरेटली अलग अलग कॉपी में मेंटेन करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जैसे रिलायंस हो गया, सैमसंग हो गया, इनको भी क्लासिफाई करना पड़ेगा कि सप्लायर से कितने का माल उठाया गया, वर्कर्स को कितने करोड़ों की पेमेंट हुई, कितने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। उनके तो करोड़ों में बिल्स आते होंगे, तो क्या वो सबको एक ही कॉपी में लिखते होंगे, नहीं, उनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप लोगों ने साइंस की कॉपी अलग, मैथ्स की कॉपी अलग, ठीक उसी तरह बिजनेस में भी, अकाउंट्स में भी क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अलग अलग हेडिंग डाल के अलग अलग अकाउंट्स को हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आपके घरों में भी आपने देखा होगा बजट बनता है, उसमें भी सेपरेट रहता है कि स्कूल की फीस इतनी है, राशन को इतना देना है, तो उससे एक एनालाइज होता है, एक आइडिया मिलता है कि कहाँ कितने खर्चे हो रहे हैं। तो बिजनेस में भी अलग अलग खर्चों को अलग अलग हेड को लिख के, हेडिंग लिख के उसमें लिखना पड़ता है। मतलब अलग अलग कॉपीज मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, सेल्स में कितने का मैंने सेल्स किया, परचेज में कितने का मैंने माल खरीदा, है ना, ये सारी चीजें। समराइजिंग, ये देखिए फाइनल अकाउंट्स मैंने बताया था। लास्ट में जो फाइनल अकाउंट्स है जिसको आप पढ़ेंगे अकाउंट्स में आगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब डिटेल आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में यही अकाउंट्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसका डिटेल आप आगे समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए लास्ट में जो समरी बनेगी, सभी रिकॉर्ड्स को मैच करके एक अकाउंट बनाया जाएगा और उस अकाउंट को कहेंगे फाइनल अकाउंट और उसको कहते हैं समराइजिंग। जैसे एक बहुत बड़ा लेसन आपने पढ़ा और एक छोटे में एक समरी लिख के पूरे लेसन के एसेंस को, पूरे लेसन को आपने उसने समझा दिया।
तो फाइनल अकाउंट्स में इन सभी चीजों को एक ब्रीफ के तौर पे छोटे फॉर्म में लिख के समझा जाता है, ठीक है। और फिर एनालाइजिंग, फिर उस अकाउंट को चेक करके समझा जाता है कि प्रॉफिट किस में हो रहा है, लॉस किस में हो रहा है, कहीं वर्कर को ज्यादा सैलरी तो नहीं दे रहे, कहीं बिजली का बिल तो ज्यादा नहीं आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉफिट हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है, कहां सप्लायर मुझसे ज्यादा पैसे ले रहा है, क्या मेरे बिजनेस में ग्रोथ सही हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको किस में आएंगी, एनालिसिस, जिसमें आप स्टडी करके समझेंगे कि पिछले एक साल में आपके बिजनेस ने कितना ग्रो किया या वो नीचे गया, डाउनफॉल में गया। और कम्युनिकेटिंग, इसके बाद मैंने बता दिया है आपको, अपने बैंक को आप दोगे, गवर्नमेंट को दोगे और वर्कर्स को, ताकि वर्कर्स बोनस डिमांड कर सके, गवर्नमेंट टैक्स कैलकुलेट कर सके और जो बैंक है वो आपको लोन प्रोवाइड कर सके। तो ये बच्चों मैंने आपको पहले दिन में जो अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट, अकाउंट्स का डेफिनेशन और अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैंने समझाया है। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियोस, अकाउंट्स, इको, बीएसटी सब की डलती जाएंगी, ताकि कॉमर्स का A to Z आपको प्रिपरेशन हो। और कुछ फनी वीडियोस मैं शॉर्ट्स में डालता जाऊंगा, कॉमर्स की आपको नॉलेज देता जाऊंगा। आपको कॉमर्स में बिल्कुल भी डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी। हैव अ गुड डे।